मन की बात। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर और मैं पाकिस्तान रिपोर्टर का होस्ट अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में हुकूमती घोटालों के सनसनीखेज इंकशाफात और पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों के अलावा दीगर चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पंडोरा पेपर लीक्स घोटाले में मुलव्विस वुज़रा के नामों पर फंसे पीएम इमरान खान। शब्बीर बलोच समेत तमाम लापता बलोचों की रिहाई की मांग कर रहा पूरा बलूचिस्तान। और साबिक पीएम नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। सबसे पहले बात पंडोरा पेपर लीक्स में हुए सनसनीखेज इंकशाफात की। 2 बरसों की आलमी सतह की तहकीकात के बाद पंडोरा पेपर लीक्स में मंजरेआम पर आए जमीनी हकायक ने पाकिस्तान में हुकूमती बदउनवानियों के दस्तूर की एक बार फिर पुख्ता तस्दीक कर दी है। हालांकि रियासत मदीना और करप्शन के खिलाफ जंग के वादे करके पाकिस्तानी इख्तदार पर इमरान खान की हुकूमत काबिज हुई, लेकिन तजब्सुब की बात यह है कि पंडोरा पेपर लीक्स में पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के कई वजीर और मुशीर वुज़रा तक माली घोटालों में मुलव्विस पाए गए। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं, हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए, हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी, अदालत फैसला करेगी। पूरा 2 साल के बाद जेआईटी के बाद अदालत फैसला करती है तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10% मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। क्या ये है हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। पाकिस्तानी इख्तिदार पर आर्मी स्टैब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत से पहली बार काबिज हुए वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन जमातों पर गुज़श्ता 3 बरसों से न सिर्फ करप्शन के झूठे इल्जामात लगाते रहे, बल्कि नाम निहाद एहतसाब की आड़ में अपोजिशन पार्टियों के आला लीडरान तक को बगैर किसी सबूत के झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में डालते रहे। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर 2 बरसों की आला तहकीकात के बाद जारी हुई पेंडोरा पेपर्स लीक्स रिपोर्ट के सनसनीखेज इंकशाफात ने पाकिस्तानी सियासत में भूचाल ला दिया है। इसकी असल वजह है पेंडोरा पेपर्स लीक्स रिपोर्ट में पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के बेहद करीबी अफराद, कई वफाकी वजीर, मुशीर और आला फौजी अफसरान समेत 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम माली घोटालों में शामिल होना। ये इस मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं, इनके क्या असासे हैं, इन्होंने कंपनियां क्यों बनाई, और इसका जवाब देना इन अफराद का हक भी है और जिम्मेदारी भी है। इसका तरीका क्या है? तरीका वही होना चाहिए जब पनामा लीक में एक कंपनी का नाम आया और जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उस पर जेआईटी बनी, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसमें तफ्तीशें हुई, उसमें केस बना और एक शख्स जिसका नाम भी किसी कंपनी में नहीं था उसको सजा दी गई।
पेंडोरा पेपर्स लीक्स रिपोर्ट में बैरूनी मुल्कों में ऑफशोर कंपनियों को चलाने में फौरी तौर पर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में शामिल जिन वजीरों के नाम मंजर-ए-आम पर आए हैं, इन नामों में पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन, वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मुनैस इलाही, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार, साबिक वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाबड़ा, अब्दुल अलीम खान और आरिफ नकवी जैसे हुक्मरान जमात पीटीआई के लीडरान शामिल हैं। पनामा लीक्स आई तो इमरान नियाजी साहब गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि ये वज़ीर आज़म जब तक इस्तीफा नहीं देगा तो इंक्वायरी कैसे आगे बढ़ेगी। और मेरे भाई, आज आपकी काबीना में बैठे हुए लोग, उनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है, तो ये कैसे मुमकिन है रियासत मदीना में कि एक शख्स के लिए कानून कुछ और हो और आपके प्यारों के लिए, आपकी एटीएम्स के लिए कानून कुछ और हो। ये लोग सब कुछ देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम सब कुछ देख रही है, तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। मेरी बड़ी दर्दमाना अपील है कि इमरान नियाजी साहब, अब झूठ से लोगों के घरों में खुशहाली नहीं आएगी, उन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर नहीं बढ़ेगी। हिज़्ब मुखालिफ पार्टियों और सियासी तज्जियाकारों की तनकीद को लेकर शदीद फज़ियत से दो चार वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैबिनेट का हंगामी इजलास बुलाने का दिखावा किया और कैबिनेट इजलास के बाद पेंडोरा पेपर्स लीक्स में शामिल वफाकी वुज़रा और मुशीरों की तहकीकात कराने के लिए एक इंस्पेक्शन सेल तश्कील देने के हुकूमती फैसले का ऐलान किया गया। लेकिन अपोजिशन जमातों ने हुकूमती एजेंसियों पर मुश्तमिल इंस्पेक्शन सेल को एक मजाक बताते हुए पूरी तरह मुस्तरद कर दिया। तो सजाएं तो अदालतों का काम है, लेकिन यहाँ पर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सजाएं देता हूँ, चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं सजाएं देता हूँ, तो सजाएं तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया आज से 4 साल पहले। इंसाफ का तकाजा यही है, यही मुल्क का निजाम अगर कहता है एक शख्स के लिए, तो वो इन 700 अफराद पे भी वो लागू होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ को, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाला जाता है बगैर इल्जाम लगाए, तो फिर ये 700 आदमी भी जेल में जाने चाहिए। कि आपको 3-4 इकदाम फौरन लेने चाहिए, जो पनामा पेपर्स के अंदर आपकी डिमांड थी। नंबर 1 डिमांड ये थी कि जिनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं वो जिन जगहों पर बैठे हैं उन जगहों पर वो रहते हुए अपने खिलाफ तहकीकात नहीं करवा सकते। यानी अगर वो ताकतवर ओहदों पर फायज हैं, वज़ीर आज़म है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है, या इस तरह के और लोग हैं, अगर ये अपने ओहदों के ऊपर फायज रहते हैं तो इनके खिलाफ तहकीकात जो है वो नहीं हो सकती। अब हमें बताया जा रहा है कि मौजूदा जो लोग हैं काबीना के, उनके खिलाफ तहकीकात जो है वो नैब की तरफ से की जाएंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये रिकमेंडेशन दी है। दूसरा जो मेयार मुकर्रर किया गया था वो यहीं पर वायलेट होता है। पनामा पेपर्स में कहा गया था कि जो नैब चेयरमैन है ये तो उनका पसंदीदा है, ये तो उनका चहीता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता, और उसके ऊपर अदालत में उनको रगेदा गया और उनकी तलबियाँ की गई और बताया गया कि किस तरह आपकी कारकर्दगी सिफर है। अब कहा जा रहा है कि नैब चेयरमैन ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जमीनी सच्चाई है कि पनामा लीक्स मामले में फंसे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और अब अपोजिशन पार्टी PMLN के कायद नवाज शरीफ की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया एजेंसी ISI की सरबराही में एक JIT यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, और उस JIT की तहकीकाती रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को अकामा यानी अपने ही बेटे की कंपनी में बगैर तनख्वाह ओहदा रखने की वजह से वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ ही नहीं बल्कि सियासी तौर पर नाअहल तक करार दे दिया था। यही वजह है कि पाकिस्तान में अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें पनामा लीक्स की तरह पेंडोरा पेपर्स लीक्स की तहकीकात के लिए भी आला सतह की JIT बनाने की मांग कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मौजूदा चीफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस
जावेद इकबाल को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए गैर आईनी तौर पर एक्सटेंशन देकर अपोजिशन जमातों के खदशात मजीद पुख्ता कर दिए हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि कराची में बलोच यकजहती कमेटी और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर पाकिस्तानी मुखालिफ एहतजाज किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए गुज़श्ता कई बरसों से लापता BSO के सियासी कारकुन शब्बीर बलोच समेत लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए गुहार लगाई गई। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची के हैं और पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों के जुल्म जब्र के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और बलोच यकजहती कमेटी के लीडर और कारकुनान। इन मुजाहिरों की वजह बनी BSO आजाद के कई बरसों से लापता जनरल सेक्रेटरी शब्बीर बलोच समेत तमाम लापता बलोचों की बाजियाबी का मुतालबा। 4 अक्टूबर 2016 को शब्बीर बलोच को जबरी तौर पर लापता किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्बीर की बहन सीमा बलोच कभी कोयटा प्रेस क्लब, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद के चौक पर अपनी दहाइयाँ देती हुई नजर आती है। वो ये सवाल करती है कि वो अपनी माँ को कैसे दिलासा दे। वो ये सवाल करती है कि वो अपनी भाभी शब्बीर की बीवी जरीना को क्या कहे, उसे किस तरह सब्र दिलाए। क्या इन खानदानों की तकलीफ खत्म हो सकती है? क्या ये बेदर्द रियासत इस दर्द, इस तकलीफ को कम कर सकती है? पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां जब अपने किसी बेकसूर शहरी को जबरन अगवा करके लापता करती हैं, तो ऐसे में बेहद हैरानी और दर्दो कर्ब नाकाबिले बर्दाश्त होना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के लोग ये रियासती जुल्म जब्र और दर्दो कर्ब गुज़िश्ता कई दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं। BSO के लापता जनरल सेक्रेटरी शब्बीर बलोच की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया और बहन भी पिछले कई बरसों से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पाँच सालों से मैं अपने भाई की इंतजार करते हुए चीखते चिल्लाती हुए नजर आती हूँ। मैं 5 सालों से एक ऐसे दर्द को लिए दर बदर भटक रही हूँ, लेकिन इंसाफ कहीं पे भी नजर नहीं आती। शब्बीर बलोच की जबरी गुमशुदगी को आज 5 साल मुकम्मल हुए हैं। 5 साल कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन 5 साल हमने कैसे गुजारे ये हम ही जानते हैं। अज़ियतें क्या होती हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बेबसी किसे कहते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म जब्र, खुसूसन लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के नायाब सरबराह मामा कदीर बलोच भी कई बरसों से दुनिया भर में आवाज उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पिछले बरस नेशनल प्रेस क्लब से पैदल लॉन्ग मार्च करके पार्लियामेंट पर कई रोजा एहतजाजी धरना तक दिया गया। लापता बलोचों के लवाहिकीन के इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने के सबब बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद फजीहत होने पर इमरान खान हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियां कराई गयी, लेकिन वो तमाम दावे माजी के हुकूमती दावों की तरह फरेबी साबित हुए। कहा जाता है कि सब्र का और इंतजार का
لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پھل ہے کہاں؟ کیا یہ بھی بلوچ لوگوں کی طرح گمشدہ ہے جو بلوچ کے نصیب میں نہیں ہے، یا صرف اس کی کڑواہٹ بھی بلوچ کے نصیب میں لکھی گئی ہے؟ یہ جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کوئی شوق نہیں ہے روڈوں پر گھومنا. یہ آج جو بہنیں یہاں پر موجود ہیں ان کا کوئی شوق نہیں ہے کبھی اسلام آباد، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی پریس کلب کے سامنے بیٹھنا. یہ وہ درد ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو ہماری مدنی ریاست کی طرف سے ہماری ان ماں بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے نصیب میں لکھا گیا ہے. پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے اہل خانہ کے درد و کرب اور چیخو پکار سن کر سنگ دل انسان تک کے دل دہل اٹھتے ہیں، مگر بین الاقوامی برادری کے سامنے انسانی حقوق کی دہائی دینے والے پاکستانی حکمرانوں نے اپنے ہی ملک کے بے گناہ شہریوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. اس سنگین صورتحال میں لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندان انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے بلوچستان میں بڑھتے پاکستانی مظالم پر خاموشی توڑ کر سخت نوٹس لینے کی گہار لگا رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج اور عمران خان کے گٹھ جوڑ پر پھر برسے سابق پی ایم نواز شریف. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. علاقائی اعتبار سے سب سے بڑے پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں آئے خوفناک زلزلے کی وجہ سے جان و مال کو شدید نقصان پہنچنے خبریں آ رہی ہیں. پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق 6 اکتوبر کو دیر رات 3 بجے قریب 5.9 کی رفتار سے آئے زلزلے کا مرکز بلوچستان کے ہرنائی اور سبی ضلع رہے، لیکن ہرنائی ضلع میں سب سے زیادہ تباہی اور بربادی ہوئی ہے اور ہزاروں مکانات گرنے کی وجہ سے فوری طور پر تقریباً 2 درجن افراد کی موت اور 300 زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. لیکن پاکستانی حکمرانوں کے بلوچ قوم کے تئیں سوتیلے سلوک کی وجہ سے بیشتر زلزلہ متاثرہ خاندانوں حکومتی امداد سے محروم ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں اقلیتی سکھ فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر کو حملہ کر کے قتل کر دیا گیا. قتل کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ نامعلوم حملہ بروں نے حکیمی پیشے سے وابستہ سردار ستنام سنگھ پر گولیاں چلائیں. اس گولی باری کے نتیجے میں 4 گولیاں لگنے پر فارمیسی کے مالک حکیم ستنام سنگھ حملے کے مقام پر ہی دم توڑ گئے. پشاور میں رہائش پذیر اقلیتی سکھ برادری میں حکیم ستنام سنگھ کا خاصا اثر و رسوخ تھا. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت میں تمام اقلیتی فرقوں کی طرح سکھوں کے خلاف بھی منافرتی جنون میں حملے تیز ہوئے ہیں. پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں. پاکستانی فوج یعنی ISPR کے نوٹیفیکیشن کے مطابق خفیہ ایجنسی ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پشاور میں کور کمانڈر تعینات کیا گیا ہے. فیض حمید کی جگہ کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ISI کا نیا چیف مقرر کیا گیا ہے، جو سندھ رینجرز کے چیف بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی فوج میں دیگر عہدوں پر بھی فیر بدل کیا گیا ہے. پاکستان میں موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے بے حد چہیتے فیض حمید کو پشاور کور کمانڈر بنائے جانے کو لے کر انہیں 2022 میں نیا آرمی چیف بنائے جانے کی قیاس آرائیاں عروج پر ہیں. پاکستان میں ایک طرف عالمی وبا کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اور شرح اموات کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے بعد ڈینگو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ڈینگو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب صوبے میں ڈینگو کے مریضوں کی تعداد سب سے آگے ہے. پاکستانی فوج کے کٹپتلی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کی حکومت پر سیاسی خطروں کے سیاہ بادل گہراتے جا رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے
کہ پاکستانی سینیٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کی سیاسی مفاہمت کی تمام کوششوں کے باوجود بلوچستان میں صوبائی حکومت چلانے والی پارٹی BAP یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈران تک نے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف بغاوت کا کھلے عام اعلان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ جام کمال کی جانب سے مستعفی ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی PMLN کی بڑھتی سیاسی مقبولیت کا۔ پاکستانی عوام میں پارٹی کی بڑھتی مقبولیت کو لے کر حوصلہ افزا PMLN کی جانب سے فیصل آباد میں ورکرز کنونشن بلایا گیا۔ خاص بات یہ رہی کہ اس کنونشن سے PMLN کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خصوصی خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج اور وزیر اعظم عمران خان کی کٹ پتلی حکومت پر جم کر سیاسی حملے کیے۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گرم جوشی کے ساتھ بالحانہ استقبال کے۔ پاکستان میں اپوزیشن پارٹی PMLN کی جانب سے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں منعقدہ ورکرز کنونشن کے۔ اس ورکرز کنونشن سے پارٹی کے قائد نواز شریف نے لندن سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والی پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی عمران خان کی حکومت کو جارحانہ لہجے میں سیاسی یلغار دی۔ کہتا تھا کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ تو اب تو بھائی جب سے ہی آئے 64 روپے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، تو کیا پھر یہ اکیلا ہی 64 چوروں کے برابر ہے یہ آدمی؟ کہتا تھا کہ بجلی 1 روپے مہنگی ہوگی، سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ تو پھر آج تم سے بڑا چور کون ہے؟ عمران خان بتاؤ کون ہے تم سے بڑا چور؟ کہتا تھا کہ ملک کے قرضے بڑھیں تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ کہتا تھا آٹے کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے، چینی کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے۔ تو اگر سن سکتے ہو تو سنو، آج 22 کروڑ عوام تمہیں چور اور ڈاکو خطاب کر کے پکار رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے حالیہ سالانہ اجلاس اور یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کی غیر شمولیت پر بھی جم کر سیاسی تنقید کی اپوزیشن پارٹی PMLN کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر اس وقت پاکستان کے لیے کرسی بھی نہیں رکھی جاتی، کرسی بھی نہیں دی جاتی پاکستان کے وفد کو، اور ہمارے پاس اتنے ووٹ بھی اب نہیں ہیں کہ ہم قرارداد ہی جمع کروا سکیں۔ تو پاس کرانا تو دور کی بات ہے، پاس کرانا تو درکنار، یعنی ہم جمع بھی نہیں کرا سکتے جس کے لیے ووٹ چاہیے۔ اور قومی وقار کا تو حال یہ ہے کہ ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں ہے۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے پاکستان کو بالکل الگ تھلگ کیے جانے پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ناکام خارجہ پالیسی کو سیدھے طور پر قصوروار ٹھہرایا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے۔ نواز شریف نے کہا کہ بیرونی ملکوں خاص کر IMF سے قرضہ لینے پر خودکشی کرنے کے بلند بانگ دعوے کرنے والے عمران خان کی حکومت کو آج کشکول لے کر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے، ایک بلین ڈالر بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کے جا رہے ہیں، یعنی آپ کا سر جھکا رہے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، آپ کا سر جھکا رہے ہیں، آپ پاکستانیوں کا سر جھکا رہے ہیں، اور کہ آپ ایک منگتا ملک بنا دیا ہے، منگتی قوم بنا دیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان، یہ کون ہے بھائی جو اس کو لے کے آئے ہیں؟ آئیں ذرا بولیں نا، دکھائیں، اب آپ اپنا قوم آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کم از کم بتائیں کہ آپ ایسے بندے کو لے کے آئے ہیں، ایسے جس نے ملک کا یہ حشر کر دیا ہے، اور پھر سبز پاسپورٹ کا
का आलम यह है, जो कहते सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, उसका आलम यह है कि बहुत मुल्कों ने हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सबज पासपोर्ट की इज्जत का आलम यह है कि कोई मुल्क जहाज जब्त कर लेता है पाकिस्तान का, और कोई मुल्क पाकिस्तान का होटल बाहर जब्त कर लेता है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सियासत में बढ़ती मुदाखलत, खुसूसन पार्लियामेंट, आइन और अदलिया की आए रोज बेहुरमती की तानाशाही पॉलिसी को तमाम मसाइल की जड़ बताया पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने। रोज रोज पार्लियामेंटें जो है वो ना टूटें, अदलिया को गिरफ्तार न किया जाए, और फिर जो है वो पाकिस्तान के आइन का एहतराम होना चाहिए और पाकिस्तान जो है उसके कानून का एहतराम होना चाहिए। तो इसलिए जो बेतौकीरी हमारी जो है वो आज इसलिए भी है कि हम बार बार आइन तोड़ते हैं और बार बार हमारी अदालतें जो है वो आइन तोड़ने वालों को लेजिटिमेट करार देती हैं, और इसलिए भी हम बेतौकीर है कि बार बार हम वज़ीर आज़म हाउस को फतह करते हैं और वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करते हैं, पार्लियामेंटें तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, अदालतें तोड़ते हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तानी फौज के गढ़ पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत में कराए गए कंटोनमेंट बोर्ड के हालिया इंतखाबात में अपनी पार्टी की शानदार जीत का हवाला दिया अपोजिशन पार्टी PMLN के कायद नवाज शरीफ ने, और इस कामयाबी को पाकिस्तानी अवाम में अपनी पार्टी के सियासी मौक़िफ़ वोट को इज्जत दो की बढ़ती मकबूलियत की देन बताया। यही वजह रही कि पाकिस्तान में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने के लिए पार्टी कारकुनों को अभी से अवामी राबिता मुहिम तेज करने की हिदायत दी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।